वलसाड़ जिले का सबसे बेहतरीन फाइनेंस सर्विस अब एक ही छत के नीचे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रक कोई भी तुरंत संपर्क। नाटक कहीं नहीं करा आज एकदम साबित करो तो दीपेश टंडेल ने जो अपने नाम पे सैलरी बनाया है और दीपेश टंडेल और महेश टंडेल ने बनाया है, तो 1.5 साल हो गया। तो उन्होंने विदाउट कोर्ट और विदाउट कोर्ट नोटिस हमारे बिल्डिंग में घुस के शौचालय तोड़ दिया, जो पब्लिक टॉयलेट वो तोड़ दिया, और तब उनके ऊपर FIR फट चुकी। तो FIR फट चुकी तो हाई कोर्ट में गए हैं, FIR कॉजिंग में FIR कैंसिल करने में। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने ख़रीदा है करके, हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा है और हम कुंदन पार इलीगल कब्जा किया हुआ है और हमारे पास म्यूनसिपालिटी का परमिशन है शौचालय तोड़ने का। तो अभी 1.5 साल में हमको पता चल गया कि उनके नाम पे जो सैलरी है वो टोटली फ्रॉड है। और जो हाउस नंबर जो क्लेम कर रहे हैं, जो दीपेश टंडेल जो 48A, वो तो दमन की म्यूनसिपालिटी लिस्ट में है ही नहीं, अस्तित्व में ही। समाज सेवक और समाज को आईना दिखाने वाले और समाज की सेवा करने वाले ही अगर इस तरीके के काले कारनामे करने लगें तो आखिरकार देश का क्या होगा। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। अभी हम उपस्थित हैं दमन में और दमन के इतिहास में एक ऐसा काला सच जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। बात करेंगे प्रॉपर्टी की। कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे इतिहास आपने सुने और देखे होंगे कि ज़मीन को लेकर कई तरीके की बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, इतिहास तक बन जाते हैं। ऐसा ही एक दमन में बहुत बड़ा मामला हुआ है। हमारे साथ में जो सर हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम है उनका और किस तरीके की क्या घटना है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार खंडूभाई पार। ये जो ज़मीन की घटना काफ़ी वर्षों से चल रही है, तो किस तरीके की घटना है और अभी तक इस विषय पर क्या क्या कार्य हुआ है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? ये दमन का बहुत बड़ा फ्रॉड कौभांड है और मैं कहीं मैं बोल चुका हूँ, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए वैसे हुई नहीं। जो लंबा टाइम लंबा रहे हैं और मतलब कि फ्रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं अधिकारियों। जैसे कि कई अधिकारियों के इन्वॉल्व होने की खबर हमको जो मिली है, जैसे कि चाहे संबंधित सभी अधिकारी हैं, ज़मीन किसी और के नाम पे थी, फ्रॉड करके किसी और ने अपने नाम पर उसको दिखाया गलत दस्तावेज करके, और जो सारे संबंधित अधिकारी हैं सरकारी डिपार्टमेंट के वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम किया? नहीं, क्योंकि मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ सरकारी इन्वॉल्व है क्योंकि ये टोटली बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि अगर ज़मीन पे सैलरी बना होता तो 1.5 साल लगता नहीं। जो दीपेश टंडेल ने जो अपने नाम पे सैलरी बनाया है और दीपेश टंडेल और महेश टंडेल ने बनाया है, तो 1.5 साल हो गया। तो उन्होंने विदाउट कोर्ट और विदाउट कोर्ट नोटिस हमारे बिल्डिंग में घुस के शौचालय तोड़ दिया, जो पब्लिक टॉयलेट वो तोड़ दिया, और तब उनके ऊपर FIR फट चुकी। तो FIR फट चुकी तो हाई कोर्ट में गए हैं, FIR कॉजिंग में FIR कैंसिल करने में। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने ख़रीदा है करके, हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा है और हम कुंदन पार इलीगल कब्जा किया हुआ है और हमारे पास म्यूनसिपालिटी का परमिशन है शौचालय तोड़ने का। तो अभी 1.5 साल में हमको पता चल गया कि उनके नाम पे जो सैलरी है वो टोटली फ्रॉड है। और जो हाउस नंबर जो क्लेम कर रहे हैं, जो दीपेश टंडेल जो 48A, वो तो दमन की म्यूनसिपालिटी लिस्ट में है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। जैसे कि ये ज़मीन है पहले जो डॉक्टर साहब के नाम पर थी, तो दूसरे किसके नाम पर हुई और किसने दूसरे लोगों को बेचा? ये डॉक्टर साहब के नाम पे, डॉक्टर अशोक धनवानी के नाम पे प्रॉपर्टी थी। तो उसके उनके विल के आधार पे डॉक्टर चित्राज गुदवानी के नाम पे हुई है। और वो भी मेरे उसके ऊपर भी मैंने केस किया था, तो वो केस हार गई थी क्योंकि वो विल जमा नहीं कर पाई थी कोर्ट में। और जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे उसके नाम पे टोटली प्रॉपर्टी हुई, वही डॉक्यूमेंट उसने जमा नहीं किया। तो ये बताता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और उसके बाद वो केस हार गई, फिर उसने वो कहीं हाई कोर्ट में भी नहीं गई, और फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी क्या दीपेश टंडेल और महेश टंडेल को बेच दी। जैसे कि अभी तक जो इन्होंने बताया है, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर फ्रॉड पेपर हैं आपके पास, जो भी वकील हों, वकीलों का काम होता है एक समाज को सही आईना दिखाना, कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना।
हालांकि हर वकील केस तो लड़ता ही है, लेकिन जब आपको पता है कि पेपर वर्क ये पूरी तरीके से गलत है, उसके बावजूद भी आप केस लेते और लड़ने के लिए आप तत्पर रहते, तो कहीं ना कहीं ये 420 को बढ़ावा देने का ही सबसे बड़ा काम है। आखिरकार अगर ऐसे वकील कोर्ट में केस लड़ते हैं लोगों का, जो कि पता होने के बाद भी उनको कि इस तरीके के फर्जी काम है, फर्जी पेपर, उसके बावजूद भी वो केस लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उनके लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए। ये जो केस है वो कौन कौन से वकील देख रहे हैं? ये पहले चित्रा के वकील थे जवाहर देसाई, और मैंने 2 जन पे केस किया था, चित्राराज गोदवानी और प्रशांत शाह, जो श्रीनदी स्कूल के मालिक हैं, तो मैंने उनके ऊपर केस किया था। तो प्रशांत शाह का वकील था सतीश मोड़ा सिंह, और चित्राराज गोदवानी का वकील था जवाहर देसाई। तो टोटली अगर विल सच्चा होता तो मैं केस हार जाता था। मैं तो रेंटल हूँ, तो विल कोर्ट में जमा ही नहीं किया था। ये बताता है कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर जवाहर देसाई ने केस लड़ा, और वो जो प्रशांत शाह का जो वकील था वो भी गलत तरीके से उसका केस लड़ा, तभी तो वो हार गए उन लोग। ये बात और है कि उनको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि वो तो मिला पूरा हम तो छोटे आदमी हैं, और इन लोग अंदर खान, तो उनको जज ने भी जजमेंट ऐसा दिया कि मुझे कोई वहाँ से खाली नहीं करा सकते हैं, और जजमेंट में ये लिखा था कि प्रॉपर्टी बेच सकता है घर की। और वो तो मुझे तब पता चला जब प्रॉपर्टी बिक गई, तब मुझे पता चला कि आपको खाली नहीं करना, लेकिन प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तब मैंने पॉइंट निकाला कि जब ये बिल्डिंग में कोई फ्लैट या दुकान अलग से रजिस्ट्रेशन है तो प्रॉपर्टी बेच कैसे सकते हैं। और दूसरी बात कि जब केस वो हार गई, मालिकाना साबित नहीं करवाई, तो बेच कैसे सकती है। और दूसरा, ये इसी बिल्डिंग में एक और रेंटल है जो शीला किरीडी करके, शीला किरीडी पनीकर, उन्होंने भी चित्राराज गोदवानी पर केस किया था। उसमें भी 6 साल लगे, लेकिन उनको उनका भी वकील उनके पक्ष में, चित्राराज गोदवानी के पक्ष में आ गया था। उसका नाम है सीमा हंसराज, वकील सीमा हंसराज। तो वो अगर सीमा हंसराज शीला किरीडी पनीकर के वकील थी, अगर सीमा हंसराज सामने जो चित्राराज गोदवानी को क्रॉस करती, उनको पूछती कि भाई आपके नाम पे प्रॉपर्टी कैसे हुआ, तो पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकल आता था कि भाई जब मेरे केस में जब वो हार गई तो फिर उसमें मालूम पड़ता था। और जब मैं जब नॉर्मल कॉमन मैन हूँ, मैं जब विल झूठा है कैसे पकड़ लेता हूँ, तो वकील तो पहले पकड़ लेता था, क्योंकि उसमें जो विल के अंदर जो विटनेस, जो 3 विटनेस हैं, जो 1, 2, 3, जो फर्स्ट विटनेस है कौशिक राठौर, डॉक्टर कौशिक राठौर, और सेकंड विटनेस है डॉक्टर प्रतिभा, जो राजेश कॉम्प्लेक्स में उसका क्लिनिक है, और थर्ड विटनेस है नीलेश सूर्यकांत पितले। तो ये 3 विटनेस है। तो नीलेश सूर्यकांत पितले के नाम के आगे किसी नैलेश देसाई ने साइन किया है। जो नैलेश देसाई जो राजेश कॉम्प्लेक्स में मेडिपेथ लैब चलाता है, उसने साइन किया है। तो ये तो बहुत बड़ा कौभांड हो गया। और ये जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसमें जब इंक्वायरी हुई तो नैलेश देसाई जाके स्टेटमेंट भी दिया। तो जो पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दिया था, वो थे जय पटेल करके है PSI। तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया भी, हमको स्टेटमेंट दिखाया भी, क्या तो वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि भाई साइन मेरा है करके। तो मेरा कहना है कि जब 3 विटनेस का नाम था, तीसरा जो विटनेस था नीलेश सूर्यकांत पितले, तो नीलेश सूर्यकांत पितले के सामने तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया भी, हमको स्टेटमेंट दिखाया भी, क्या तो वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि भाई साइन मेरा है करके। तो मेरा कहना है कि जब 3 विटनेस का नाम था, तीसरा जो विटनेस था नीलेश सूर्यकांत पितले, तो नीलेश सूर्यकांत पितले के सामने नैलेश देसाई साइन कैसे कर सकता है, जबकि उसका साइन है, उसका नाम से साइन है। तो वो बहुत बड़ा कौन। और जब वो नीलेश सूर्यकांत पितले को पता चला, तो उसने FIR दर्ज करने की बात की, एप्लीकेशन दिया, FIR उसमें लिखा था FIR कंप्लेंट करना है करके। तो आज 1 साल हो गया, उसके FIR नहीं लिखी। फिर उसने वो 1 साल में डिप्टी कलेक्टर को भी लेटर लिखा, उसमें भी क्लियरली लिखा था कि भाई ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए डॉक्टर साहब का मर्डर हुआ है, ये झूठी बिल साबित करता है करके। क्योंकि डॉक्टर साहब के बहुत नज़दीक थे नीलेश सूर्यकांत पितले। अगर विटनेस के तौर पे होना चाहिए तो वो खुद आता, वो साइन करता। सही बात है। जैसा कि इन्होंने बताया अभी तक, तो ये मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि दमन के इतिहास में हो सकता है कि इससे पहले ऐसी बड़ी घटना ना हुई हो। जैसे कि प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और इस तरीके से डॉक्टर साहब का देहांत हो जाना, और कहीं ना कहीं ये भी संदेह के घेरे में है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर हो सकता है कि इस तरीके से, जब अभी ज़मीन को लेके इतने विवाद हो रहे हैं, तो पहले भी हो सकता है कि ज़मीन के विवाद को ही लेके शायद उनकी मृत्यु की गई हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर शासन प्रशासन के ऊपर। जैसे कि बताया इन्होंने
के पुलिस प्रशासन है, एफआईआर वगैरह नहीं हो रहा है, केस नहीं हो रहा है या किसी को अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा है। दूसरा, नगर पालिका भी उसमें इन्वॉल्व होता है कि जो चीज़ आपके पेपर पे दस्तावेज पे दर्ज नहीं है वो कैसे पेपरों में आ जाती है। दूसरा, जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं ये सारे विषय को लेकर सभी के सभी मतलब आप समझ सकते हैं कि शायद आपने इससे पहले इस तरीके की कोई भी घटना पहले कभी सुनी होगी। इतनी बड़ी घटना और इस तरीके से दमन के अंदर चल रही है और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक 420 को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं जैसे कि बताया उन्होंने दीपेश टंडेल जो खुद बीजेपी से हैं यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जी का बहुत नाम चलता है कि किसी भी तरीके की गलत कार्रवाई अगर गलत कार्य होते हैं तो प्रफुल्ल पटेल सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये जो 420 है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो रूम वगैरह और दुकानें वगैरह हैं इसका कोई अभी रेंट वगैरह लेता है? कोई नहीं लेता। ऐसा सुनने में आया है कि बीच में कोई अभी जैसे आपने बताया जिन लोगों ने ये डुप्लीकेट दस्तावेज बना के लिए थे तो वो लोग कुछ आए थे ये जो महेश टंडेल और दीपेश टंडेल ने खरीदा ऐसा बताया, वो दुकान वालों से भाड़ा मांगने झगड़ा भी किया और बोला कि 7 साल का भाड़ा देना होगा करके। तो उसमें से अरे जीतो अरे नहीं जितेंद्र जगदीश चंद्र बारिया इनका नाम है। तो ये भी दुकान के रेंटल हैं। तो इनके साथ महेश टंडेल का झगड़ा हो गया। तो इन्होंने यही बोला कि भाई हमको तो मालिक चाहिए। तो इन्होंने बोला कि अगर आपने ख़रीदा है तो हमको रेंट लीगल एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट बना दो। हाँ। या फिर 2 महीने का लीगल नोटिस दे दो तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा जो भी मतलब कि दूसरा जगह देख के ऐसा। कौन सी दुकान आपकी और कौन भाड़ा लेने कौन है? ये भाड़ा नहीं मांगा, लेकिन ये तोड़ फोड़ किया था। वो सैड एक और भाड़ा मांगा था, मतलब चालू करो ऐसा। तो मैंने बोला चालू करते। वो 2 साल पहले का भाड़ा मांगता है। तो मैं बोला नहीं, जब से एग्रीमेंट बनाओगे तब से भाड़ा शुरू होगा। तो भाड़ा मांगने आपके पास आया कौन था? महेश टंडेल। किस वजह से भाड़ा मांगने थे? ऑनर है यहाँ के? वो बोलता है मैं ऑनर हूँ, मैंने खरीद लिया है। तो मैं बोला मेरा लीगल एग्रीमेंट बना के दो। तो बोलता है वो हमारी मर्जी है। तो मैं बोला तो फिर खाली अगर करवाना है तो 2 महीने का लीगल नोटिस दे दो। तो वो भी नहीं, आज उसको 2 साल हो गया है। तो अभी आपकी दुकानें चल रही है? लेकिन अभी कुछ 1 हफ्ता पहले मेरा जो पीछे का जो कामकाज का जो मतलब जगह था वो तोड़ दिया उसने। किसने तोड़ा? महेश टंडेल के मजदूरों ने, मतलब उसने ऑर्डर दिया। तो महेश टंडेल का ही नाम तो आएगा ना। जितनी भी अभी तक बातें बताई जा रही हैं, एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि एक गुंडागर्दी 420 ठीक है, गुंडागर्दी भी आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा, जैसे कि अभी एक दुकान के बारे में पता चला था कि उसकी लाइट वगैरह काट दी, उसको यहाँ से बंद करके जाना पड़ा। हाँ, वो रईस भाई ने बोला वो अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट केस है तो ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ना। और ऊपर से ये दीपेश टंडेल और महेश टंडेल बेल पर है, एफआईआर उनका कैंसिल नहीं हुआ है, बेल पर। तो बेल पर जो हो वो व्यक्ति आरोपी है। आरोपी कहीं जहाँ पे घुसनखोरी करने की वजह से एफआईआर फट चुका है, उस जगह पे वो घुस नहीं सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। और कोर्ट में केस चल रहा है तो वो कैसे तोड़काम कर सकता है। दूसरा, जैसे कि इस जो अभी इसमें आपने जो बताया एड्रेस कुछ और है और उन लोगों ने कुछ अलग लगाया हुआ है। ये जैसे 47B-G1 है और यहाँ पे भी 47 है, लेकिन कुछ 48 करके उन्होंने बनाया है। इस तरीके का क्या मामला है ये? वो 48 एक्चुअली क्या है, उन लोग क्लेम कर रहे हैं, महेश टंडेल क्लेम कर रहा है 1448 हाउस नंबर, और दीपेश टंडेल क्लेम कर रहा है 1448A। जो 1448 तो HDFC बैंक बता रहा है दमन की म्यूनसिपलिटी लिस्ट में। और ये जो 1448A जो है वो तो अस्तित्व में ही नहीं है उनका कोई। इस केस को अभी तक कितने साल हो गए और अभी तक क्या निष्कर्ष क्या निकला है? ये जो दीपेश टंडेल के साथ जो केस चल रहा है वो 2 साल होने हैं। हाँ, तो जब आप कहीं पर जाते हैं, जैसे अभी कोर्ट में या पुलिस स्टेशन आपका जाना होता है, तो वहाँ से आपको क्या सहानुभूति क्या मिलती है? सहानुभूति मतलब कि हमको तो यही महसूस हो रहा है कि उनके पक्ष में ही बात हो रहा है। उनके पक्ष में मतलब कि तो हम जागरूक थे, इसलिए अगर हम जागरूक नहीं होते तो हमारा केस खत्म हो जाता। जो सीढ़ी है उसके ऊपर ऐसा तोड़ा कि हम लोग चलते हुए आए तो हम लोग गिर जाए करके, ताकि हम लोग जो आवाज़ करें वो उसका सीमेंट का सीढ़ी, ये टाइल्स वो तोड़ दिया था ताकि गिर जाए करके। यहाँ पे आ जाओ। तो ये बंदा ने इसने आवाज़ किया कि भाई ये सीढ़ी किसने तोड़ा, ये सीढ़ी किसने तोड़ा। तो उन्होंने झगड़ा हो गया। तो उसमें एक बंदा जो दीपेश टंडेल का आदमी है, वो लड़का वो टपोरी टाइप है और वो न्यूसेंस है। तो उसने इनके बेटी के लिए आवाज़ किया, बोला कि तुम्हारा बेटी है, एक बेटी है ना, संभालो करके। ये कितना बड़ा बात हो गया।
उसके बाद क्या नाम आपका? नहीं, उसके बाद में मैं कुछ रुका नहीं, मेरा मिसेस आया, मिसेस को उसको दिवेश को पूछा तूने ऐसा बात किया कि दिवेश ऐसा बोला नहीं, मैं नहीं बोला करके वो हट गया। वो फेस नहीं दे रहा था, मैं अपना मोबाइल में निकाल रहा था, फेस नहीं दे रहा था। उसने ऐसा ऐसा करके तो ठेड़ा दूसरी जगह में कर दिया। फिर मैं उसको बोला चल जाने दो, अभी ऊपर जाएगा अपन, झगड़ा वो लंबा करे। तो पुलिस को बोला, पुलिस ये आदमी पी चुका है। मैं तो पिया तो 2-3 साल हो गया। पुलिस को बुलाने के लिए किसने बोला? दिवेश डेल मेरे को ऐसा पकड़ के ऐसा बोला चलो और पुलिस बुला क्योंकि पुलिस उन लोगों का हाथ में ही है। सीढ़ी तोड़ा किस वजह से? सीढ़ी तोड़ा इससे कम से कम 2-2.5 बजे, वो तो उन लोग के कैमरा में चेक करे तो मालूम पड़ जाएगा। उन लोग का कैमरा लगा कर रखा हुआ है अभी है, वो माल नहीं, हम लोग गिराने के लिए ऑयल डाला पहले से। एक कोई 12 बजे कुछ रात को ऑयल डाला था, वो भी हम लोग थोड़ा साफ करके रखा, ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं, उधर मिल जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद ही ये तोड़ा ऐसा बीच में, क्योंकि आप इसी फ्लैट में रहते हैं? हाँ, यही फ्लैट में 30 साल से रहता हूँ। हम लोग 30 साल से रहता। इसको अभी किसी को रेंट दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, वो रेंट देने के लिए मालिक नहीं है ना। हम लोग सिर्फ 200 रुपये, हमारे डॉक्टर से हमको 200 रुपये देता था। वो कल पगार के दिन उसके हाथ में एक्स्ट्रा देना चाहिए, पगार के अंदर से काटता नहीं था। 200 रुपये हमारे हाथ से उसको हाथ में देने का, यही हमारे रूल्स था पहले से। वो मरने के बाद हम दिया नहीं, किसको देगा? तो जो भाई आए वो भी लोग सबको जो बोला, कोई भी आए भाड़ा देने का नहीं, मना करके रखा था। लेकिन अगर वो लोग भाड़ा चाहिए तो हमको मांगना चाहिए था, वो मांगा नहीं। ओनर कौन है वो माल नहीं, उसको भी माल नहीं है, हम लोग भी माल। क्या नाम आपका? राजेश भाई। तो आपको यहाँ पर रूम है या दुकान मेरा लास्ट में 6 नंबर का दुकान, मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। तो लास्ट तो मैं 12 साल से दुकान चलाता हूँ। हम लोग आज के दिन में 12 साल जो उसमें आ गया, हमारा 12 साल से ऊपर हो गया। तो लास्ट टाइम पे अभी अप्रैल महीने में दीपेश भाई ने बोला कि तुम्हारा लाइट कट हो जाएगा करके। दीपेश भाई ने नहीं बोला, मगर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आया तो उसने लाइट कट कर दिया। मैं बोला क्यों लाइट कर दिया? तो हम लोगों ने बोला, तो जो मालिक बोलता है कि लाइट कट कर दिया। मतलब मालिक तो कोई है ही नहीं इधर, तो मालिक तो कोई नहीं, फिर भी नहीं कि जो मालिक है उसके पास चलते, और वो हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत सारे सब जगह पे लेटरबाजी किया, पर कोई जवाब ही नहीं मिला। इसके बाद उसने अप्रैल 5 अप्रैल को लाइट बंद कर दिया, 23 तारीख को 2023 में। हाँ, 23 में लाइट बंद कर दी। इनसे पहले मैं बाहर था, तभी मेरे से वो क्या बोलता है कि दुकान का भाड़ा चाहिए, रेंट चाहिए। मैंने दुकान खरीदा, ऐसा करके मेरे पास से 1 लाख रुपये लिया। मेरे आदमी लोगों ने 1 लाख रुपये दिया, वो भी कैश लिया। तो हम लोगों ने उसके पास रसीद मांगा, बहुत कुछ मांगा, पर वो अल्लाह टल्ला करके आज तक रसीद भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी तक जो बिल्डिंग है उसका कोई मालिक नहीं है। दूसरा, उसका जो भाई है डॉक्टर साहब का, उन्होंने भी मना किया कि भाड़ा आपको किसी को नहीं देना, चाहे रूम मालिक हो, चाहे दुकान वाले हों या रूम रेंट पे रहने वाले हों। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार से जैसे कि जो कार्रवाई है, इस तरीके के कब्जे, चलो ये भी समझ में आता है कि होता है, लेकिन लोगों को डराना धमकाना, उनके परिवार के साथ अभद्र तरीके से बात करना है, और दूसरा आरोपी होने के बाद आप किसी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शासन प्रशासन और सरकार तक जाती हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाकामी समझ में आती है। इस खबर को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि खबर बड़ी है और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि शायद दमन का ये सबसे बड़ा काला सच है जो आज तक ना किसी ने दिखाया है, ना बताया और ना सुना होगा, ना देखा होगा। तो सालासर न्यूज़ के माध्यम से आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और हम आप लगातार आपको इस खबर से बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर। तुम्हारी दुकान साबित करो ना, कैसे भाई अधिकारी बनाएगा हटा करेगा, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, मांगे डॉक्यूमेंट का बात चलेगा, ऐसा पानी करेगा मंदिर पड़ा इधर, ऐसा खड़ा रहता है, उकसाने की बात करते हैं। खड़ा रहता है, जाने आने को कितना तकलीफ हो। खुद का प्रॉपर्टी साबित करो ना, कोर्ट में साबित करो। कोर्ट में क्या, मैं तो कोई वकील भी नहीं रखा, वकील नहीं रखा, साबित करो। एक बड़े से बड़ा वकील बनाओ। सबसे बड़ा वकील कौन है? राम जेठमलानी, वो तो मर गया, उसको जिंदा करो। के परसन को लेके आओ, हरीश सालवी को लेके आओ। मैं कोई वकील नहीं रखता हूँ। ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाइए हमारा प्रॉपर्टी करके, हमारा